दोस्तों, अभी तक मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से ही घबराई हुई थी, लेकिन आज राहुल गांधी ने कॉकरोच से भी बहुत बड़ी लकीर खींच दी। अब सच यह है कि मोदी और शाह जिस बात से हमेशा डर रहे थे, वही बात आज राहुल गांधी ने करके दिखाई। और शायद इसीलिए अमित शाह का जो दफ्तर था आज, वो रात में ही एक्टिव हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने आज पहली बार जेन जी के साथ, यानी 16-17 बरस से लेकर 28-29 बरस के युवाओं के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक रैली की। अब ये रैली भले ही कोटा, राजस्थान कोटा में हो रही थी, लेकिन 500 किलोमीटर दूर दिल्ली में इसका असर था। दिल्ली में इसका असर था। अब इस रैली में ना राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिया, ना राहुल गांधी ने अमित शाह का नाम लिया, ना इलेक्शन कमीशन का नाम लिया, ना सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, ना गांधी, अंबेडकर, नेहरू, किसी भी पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस, बीजेपी, किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ भारत सरकार का और बच्चों को यह समझाने की कोशिश की कि अगर आज की तारीख में 1000 बच्चों में सिर्फ 12 बच्चों को ही देश में नौकरी मिलती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इसका जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है। उसके गलत फैसले हैं, गलत नीतियां हैं। और ये एक बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया। आप कह सकते हैं कि ऐसी रैली हिंदुस्तान में पहले किसी नेता ने नहीं की। अच्छी तरह सुनिए, 1000 बच्चों में से सिर्फ 12 बच्चों को रोजगार मिलता है। 1000 में से 12 मतलब इस भीड़ में 36 लोगों को, सिर्फ 36 लोगों को परमानेंट जॉब मिलेगा। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या राहुल गांधी ने कर दिया? वो तो बड़ी बड़ी रैली करते हैं, महा रैलियां करते हैं, तब मोदी और शाह नहीं घबराते, तो आज ऐसा क्या हो गया? दरअसल ये रैली जेन जी की थी। ये कोई किसान रैली नहीं थी, ये कोई आम रैली नहीं थी, ये जेन जी की रैली थी। और ये जो जेन जी है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ा खतरनाक लफ्ज़ है, और ख़ासकर प्रधानमंत्री और सरकारों के लिए ये कान में सुनते ही उनका दिल घबराने लगता है। उसकी वजह यह है कि पिछले 4-5 वर्षों में जो हमारा पड़ोस है देश का, वो चाहे श्रीलंका हो, या फिर वो बांग्लादेश हो, या फिर वो नेपाल हो, जितनी भी सरकारें थीं भारत के पड़ोस में, एक एक करके जेन जी ने, जी हाँ, इस युवा पीढ़ी ने सरकारों का तख्ता पलट कर दिया। अब दोस्तों, आज की जो कोटा की रैली थी, जो शुरुआत थी जेन जी आंदोलन की, इसको नाकाम करने के लिए जो डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, उसने कोई कोशिश छोड़ी नहीं। सारे प्रयास हुए इसको नाकाम करने के। पोस्टर फाड़े गए, होल्डिंग फाड़ी गई, कोचिंग सेंटर से कहा गया, इंस्टीट्यूशन से कहा गया कि कोई स्टूडेंट नहीं जाएगा। उसके बाद हाउसफुल रहा। और जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, सब बच्चे सुन रहे थे, कई इमोशनल भी हो गए थे। राहुल गांधी ने पेरेंट्स को भी बुलाया था, बच्चों को भी बुलाया था। आप चाहें तो यूट्यूब में पूरी रैली को देख सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये राजनीति में नया प्रयोग कैसा हो रहा है। और राहुल गांधी ने, मैंने कहा ना, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का जिक्र नहीं किया, किसी पॉलिटिकल इशू की बात ही नहीं करी, सिर्फ वो जेन जी से इंटरेक्शन करते रहे, उनके भविष्य के बारे में। अब ये जो रैली है, मैं तो कामयाबी कहूँगा। इसके बाद प्रयागराज में रैली है, पटना में रैली है, फिर दिल्ली में रैली, और ये तीनों रैलियां बाद की जो होने जा रही हैं, अगर ये कामयाब होती हैं, तो फिर 2029 में क्या हो रहा है? यूथ, जेन जी वर्सेस सिस्टम, जेन जी वर्सेस मोदी सिस्टम, क्या फिर ये एजेंडा होगा 2029 का? और ये होता है तो फिर होने क्या जा रहा है? बहुत से सवाल हैं, क्योंकि बहुत, मैंने कहा ना शुरू में आपसे, एक बहुत बड़ी लकीर खींची है। एक ऐसा प्रयोग है जो आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में नहीं हुआ है। दो खास मेहमान हैं, विनोद अग्निहोत्री हैं, सियासत को समझते हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस पर भी नज़र रखते हैं, उनको ज़रूर सुनिएगा। साथ में उमाकांत लखेड़ा साहब भी हैं। विनोद जी, जेन जी को लेकर अब राहुल गांधी आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी सारा फोकस जो है वो यूथ पर है। और मैं कहूँ 18 साल से लेकर 28-29 साल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उन पर फोकस है। और शायद यही वजह है कि मिस्टर अमित शाह या मोदी या बीजेपी इस कोटा के
जो आज सभा थी बड़ी घबराई दिख रही थी। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3 दिन से वहाँ राहुल गांधी के पोस्टर फाड़े जा रहे थे, तमाम तरह की बाधाएँ खड़ी की जा रही थी। सवाल ये है कि जेन-ज़ी आंदोलन राहुल गांधी जो लेकर बढ़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह या भाजपा इतनी बौखलाए क्यों है? देखिए, राहुल गांधी ने नब्ज पकड़ ली है। राहुल गांधी ने एक तरह से ये मान के चलिए, जो उनका इंडिया गठबंधन की बैठक में भाषण था, उसमें उनके आगे की राजनीति का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो सामने है। अब वो मान के चल रहे हैं कि खाली चुनावी राजनीति से जोड़ तोड़, इसको लाओ उसको करो, ये फलाना जाति आ जाए, ये वर्ग आ जाए, मुसलमान खुश हो जाए, हिंदू ले आए, उसकी बजाय वो सीधे जनता के बीच में और युवाओं के बीच में जाकर के एक एजुकेशनल मोड में आ गए हैं, जो कहते हैं ना कि अब वो सीधे सीधे ये जनता के सवालों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ाई के मूड में है सरकार से, सीधे सड़क पर उतर चुके हैं एक तरह से। और इसीलिए पूरा जो उन्होंने नया जो दिया ना, प्रतिरोध की राजनीति, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि वो बयानबाजी और ट्विटर ये तो ठीक है, ये तो टूल्स हैं, लेकिन सीधे जनता के बीच में जाकर के और सरकार को चुनौती देना, और वो उस मुहिम में जुट गए। देखिए, आज इन्होंने कोटा में किया, उसके बाद इलाहाबाद में है, उसके बाद पटना में है, और फिर दिल्ली में है। इलाहाबाद भी बहुत बड़ा हब है एजुकेशन का, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का। पटना भी है, पटना बहुत बड़ा हब है, सारे आपके जो कोचिंग वाले जो है बड़े वाले, और दिल्ली तो पूरा यूपीएससी और इसका भी मुखर्जी नगर। तो यहाँ सीधे सीधे वो नौजवान रहते हैं, वो छात्र रहते हैं जो इंटर पास करके, बीए पास करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो पूरा भविष्य दांव पर लगाते हैं। और हमेशा याद, दीपक जी आपको मालूम है, लखेड़ा जी इतने पुराने वरिष्ठ हैं, कि जो कोई भी परिवर्तन होता है राजनीति में, सत्ता में, वो यूथ ही उसको लीड करते हैं। वो 74 में जयप्रकाश आंदोलन में भी यूथ थे। उसके बाद अभी 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थम्पिंग मेजोरिटी लेकर के, तो उसके पीछे भी तमाम जो यूथ था उसके अंदर आकांक्षाएं अपने जगा दिए थे उन्होंने, कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे और ये करेंगे, तमाम सारे, तो उसमें भी यूथ पूरी तरह हो गया था। राहुल गांधी समझ गए इस बात को कि यूथ आगे चलेगा, उसके पीछे फिर दूसरे वर्ग जुड़ेंगे, और इसीलिए उन्होंने नीट का मुद्दा, सीबीएसई का मुद्दा और पेपर लीक का जो मुद्दा है, ये उन्होंने इसको ले लिया है एक कोर इशू के रूप में, और इसके बाद वो इसमें जुट गए हैं और सीधे सीधे वो एड्रेस कर रहे हैं यूथ को। और यूथ का मतलब ये हो गया कि उनका परिवार भी, जिसका बच्चा जिस परिवार का बच्चा कोटा में या इलाहाबाद में या किसी कोचिंग सेंटर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहा है, भविष्य देख रहा है, उसके साथ उसको संबोधित करके वो उसके पूरे परिवार को संबोधित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी इस बात को समझ गए हैं कि ओपिनियन मेकर भी यही वर्ग है, आगे चलने वाला भी यही वर्ग है, और अब वो निकल पड़े। अब उनका कहना है कि मैं तो निकल पड़ा हूं, जिसको मेरे साथ आना हो वो आ जाए, चाहे सहयोगी दल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। ये दीपक जी, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं राहुल गांधी को कोई बहुत ओवर एस्टिमेट भी नहीं कर रहा, लेकिन ये लगभग वैसा ही मामला है जैसे महात्मा गांधी ने 1919 में, जो कांग्रेस बिल्कुल वो थी, ज्ञापन देना, मेमोरेंडम देना, आगे दफ्तरों के साथ पार्टियां करना, उसको उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं चलेगा, हमें तो पूर्ण स्वराज के लिए आगे सड़क पर आना है। और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो एकदम असहयोग आंदोलन उन्होंने शुरू कर दिया था और कूद पड़े थे। उसके बाद फिर जनता भी चली, कांग्रेस चली, तो राहुल गांधी उसी शैली में आगे बढ़ गए हैं। उमाकांत जी, आज जिस तरह से राहुल गांधी क्लिक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे, सारा कंटेंट जिस तरह से उनका था, अब आगे रैली इलाहाबाद में होनी है, प्रयागराज में, फिर पटना में, दिल्ली में, अगर वो क्लिक कर जाते हैं, ये जो उन्होंने फैसला लिया है सड़कों पर उतरने का और यूथ के साथ, अगर वो कामयाब होते हैं तो फिर क्या आफत आने वाली है मिस्टर मोदी के लिए? क्योंकि अब तक आफत विपक्ष नहीं लाया, ये सच है। मैं तो कहता हूं कि आफत नहीं, ये जलजला आ सकता है, इसलिए कि आज जो मोदी के एडवाइजर्स हैं, उनके साथ आसपास जो लोग हैं, उन्होंने एक बात वो जरूर देखी होगी और कई लोग लगाए गए होंगे उसके रिसर्च करने पर, कि किस कम्युनिकेशन स्टाइल में राहुल गांधी ने न केवल कोटा, तो वहां तो 3000 के करीब लोग रहे होंगे या 4000 रहे होंगे, 5000 रहे होंगे, लेकिन उसका जो मैसेज पूरे देश और दुनिया में गया है, मुझे लग रहा है कि वो असाधारण है। मैं 2 नेताओं के साथ, हमारी विनोद जी और हम लोगों की तो जिंदगी गुजर गई, तो हम ये कह रहे हैं कि कोई नेता इस तरह से बात नहीं कर रहा है। विनोद जी, आज की मैं जब राहुल गांधी के स्पीच को देखता हूं, सबसे पहले तो
मैंने देखा कि ना मोदी का नाम, ना उसमें अमित शाह का नाम, ना बीजेपी का नाम, ना मोहन भागवत का नाम, ना उसमें वीर सावरकर है, ना उसमें बी आर अम्बेडकर है, ना उसमें धर्मेंद्र प्रधान मंडल का है, भी ना नाम नहीं है कमंडल है, ना धर्मेंद्र। कोई भी पॉलिटिकल शब्द उन्होंने नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स इंटरेक्शन। ये क्या खेल है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस सर? नहीं, देखिए राहुल को, ये मैंने कहा ना, राहुल गांधी अब नए तरीके की राजनीति शुरू कर दी है उन्होंने। उन्हें मालूम है जो परंपरागत राजनीति का तरीका है, जो अभी लखड़ा जी कह ओके। रहे थे हम लोग कि भाई चुनावी रैली कर लीजिए, बड़े बड़े वादे कर दीजिए, नेताओं पे एक दूसरे पे हमला कर दीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल दीजिए, बीजेपी पे अटैक करिए, उस पर कर, उस सुन के लोग ऊब गए हैं कि कांग्रेस बीजेपी पे अटैक कर रही है, बीजेपी वाले कांग्रेस पे कर रहे हैं, उन्हें नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, मोदी जी को। राहुल गांधी पूरी व्यवस्था पर अटैक कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से इस पूरे कार्यक्रम को नॉन पॉलिटिकल रखा था। आप देखिए उनके अगर पोस्टर वगैरह जो हटा जी दिए हाँ, गए, बिल्कुल। तो उसमें नहीं, नॉन किसी पॉलिटिकल शब्द नेता का को इस्तेमाल मंच पे, अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री कई बार रहे राजस्थानी, वो भी नीचे बैठे हाँ, थे, मंच पे नहीं चढ़ने दिया। मंच पे कोई नहीं था, सचिन पायलट भी नहीं थे, सारे नेता पीछे और थे। एक तो नेता का उन्होंने नाम नहीं लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, तो वो पूरा एक सिस्टम पर उन्होंने अटैक किया। और वो जानते हैं कि ये जो छात्र जिनको संबोधित कर रहे हैं, जिन परिवारों को संबोधित कर रहे हैं, उससे बहुत सारे ऐसे होंगे जो बीजेपी के समर्थक भी होंगे, मोदी जी के समर्थक भी होंगे, कई ऐसे होंगे जिन्होंने 2014, 2019, 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को वोट दिया होगा। तो वो इसलिए उस बहस में जाना ही नहीं चाहते हैं कि मोदी खराब है या बीजेपी खराब। वो तो उस कोर इशू को एड्रेस कर रहे हैं कि बच्चों का भविष्य, जो अभी लखड़ा जी कह रहे थे कि इस तरह से बच्चों के फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में किसी नेता ने कभी बात नहीं की। आमतौर पर नेता तो महंगाई बहुत हो गई, सिलेंडर नहीं मिल रहा, ये होगा, उस तरह के पॉपुलिस्ट टाइप के जो स्लोगन है वो दे के आगे बढ़ जाते हैं। राहुल गांधी जो है दिल से बोल भी रहे हैं और दिल तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। और एक बात मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी आने वाली चुनौती को समझ रहे हैं। अब मैं इसका एक राजनीतिक पुट अगर बताऊं आपको, आने वाले जितने चुनाव है 29 तक, विधानसभा के और उसके बाद लोकसभा के, एक यूपी को छोड़ करके सब पर कांग्रेस का ही स्टेक है। कांग्रेस को ही लड़ना है, कांग्रेस ही को ही बीजेपी के सामने और पंजाब में आम आदमी पार्टी के सामने लड़ना है। यानी अब जो भी चुनाव होंगे वो हाँ, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके छत्तीसगढ़, अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना, सब चुनाव जो 29 तक होने हैं वो बीजेपी कांग्रेस वर्सेस वर्सेस कांग्रेस डायरेक्ट। कांग्रेस ही है। और उसमें जाने अनजाने चुनाव मोदी बनाम राहुल हो ही जाना है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल है, उधर से मोदी जी के नाम पे एनडीए तो मोदी जी के नाम पे लड़ता है, बीजेपी मोदी जी के नाम पे लड़ती है। अपने आप राहुल गांधी, अगर इन चुनावों में राहुल गांधी ने यूथ को एड्रेस कर लिया और रिजल्ट अच्छे आ गए, तो 2029 में कोई माने ना माने राहुल गांधी घोषित रूप से प्रधानमंत्री को उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से हो जाएंगे। और विपक्ष की भी मजबूरी होगी, मानना है तो साथ में आइए, नहीं मानना है तो अपने रास्ते चलिए। ये भी एक बड़ी रणनीति है जो आप कह सकते हैं, लेकिन वो एक आंदोलन करना चाह रहे हैं, आंदोलन के जरिए वो लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं। ठीक, एक तरह का एक यूथ मूवमेंट है, एक युवा आंदोलन है। 30-35 सेकंड है, माफी चाहूंगा लखड़ा साहब, इतना ही वक्त है। मैं जानना चाह रहा था कि अगर ये यूथ मूवमेंट ये एक विकराल विशाल रूप लेता है, तो 2029 में क्या आपको लगता है 14, 19, 24, 2014, 2019, 2024 जैसा फिर इलेक्शन नहीं है? इट विल बी यूथ वर्सेस मोदी, यूथ वर्सेस बीजेपी, अगर ये क्लिक कर गया है। यूथ वर्सेस तो होगा ही। यूथ देखिए, हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसका 50% से ज्यादा यूथ है, जो जो जॉब ढूंढ रहा है, जिसमें जॉब नहीं मिल रही है, जो जिसके बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, वो लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने उसको जगा दिया, उस सोए हुए समाज को। आज देखो महंगाई हो जाती है तो कोई आंदोलन नहीं होता। हमें देखा है कि डीटीसी की मतलब बस ये में फिर 5 एक रुपए 10 रुपए डिसाइसिव निर्णायक युद्ध है फिर, अगर ये डिसिसिव होती है। यूथ दूसरा साथ है। उन्होंने सिस्टम पर, एक इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टम पर नीतियां बना रहे हैं। जो उन्होंने आज खोल दिया ना, पूरा पिटारा खोल दिया कि इतने लाख रुपए यूपीएससी के पेपर भरने में, मेडिकल के पेपर भरने में और दूसरे पेपर भरने में खर्च होता है, लेकिन उसका नीतियां बनाने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे ये सफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। और ये जो गार्बेज है, उनको, उनकी नजर में ये कूड़ा करकट है। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने इन लोगों को जगा दिया, सोए हुए लोगों को जगा दिया और बचा दिया कि आप अपने देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य चाहते हो तो इस सिस्टम पर अटैक उन्होंने इसीलिए किया है। इशारा बता दिया है, दुश्मन का नाम बता दिया है। अब नहीं लड़ते लोग तो अपना घर बैठे। बड़ी बात, दोनों पैनलिस्ट बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एक बात जो क्षण के सामने आ रही, आज का पहला जो आगाज है अच्छा है,
मुझे नहीं पता अंजाम इसका क्या होगा, लेकिन अगर ये कामयाबी की तरफ ये यूथ मूवमेंट बढ़ता है जो अपॉलिटिकल है, नेता विपक्ष बिना राजनीति के अगर मूवमेंट को आगे ले जाते हैं, तो 2029 हमारे दोनों एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इट विल बी यूथ वर्सेस सिस्टम, वो सिस्टम जो इस वक्त मोदी के हाथ में। तो एक तरह से एक बड़ा निर्णायक युद्ध हमको 2029 में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों हमको प्रयागराज की रैली, पटना की रैली और दिल्ली की फाइनल रैली के बाद ही हम एक फाइनल असेसमेंट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप आए शॉर्ट नोटिस पर, और उमा कांत जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू।